हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर पार्ट 5th ऑफ अवर टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5th है। हमने इससे पहले ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए अगर आप लोगों ने देखे हो, और आपको अगर बेसिक से लेके पूरा चलना है, सिंपल इंटरेस्ट कवर करना है, सिंपल इंटरेस्ट को लेके मन में डाउट है तो 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और 20 से आगे अब हम लोग अब करने वाले हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चंस का क्या बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो सेशन है इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बच्चों, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम क्या है, एमबीए पाठशाला है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहीं पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी मतलब लाइव क्लासेस होती रहती हैं वो सबसे पहले यहीं अपडेट आता है। पीडीएफ्स वगैरह यहीं पर सब मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक बार हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखो जरा। अ टोटल ऑफ पी, अच्छा कैट जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, कैट जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे टीटा क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये टीटा क्वेश्चंस क्या होते हैं? टीटा क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमें ऑप्शंस गिवन नहीं होते, जिनके हमें ऑप्शंस गिवन नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, टीटा क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन होता है, नीचे कभी बॉक्स बना रहता है और हमें कीबोर्ड से मतलब कीबोर्ड से टाइप वहां पर उसका आंसर लिखना होता है। बट द कंडीशन इज, इसका सिर्फ जो आंसर होता है वो एक इंटीजर होता है। ठीक है, मतलब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 7450, तो 7450 में लिख दोगे। इनकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैट में ऐसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बोला जा रहा है टोटल ऑफ पी इज लेंट आउट टू 3 पीपल एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट्स ऑफ 10% पर एनम, 20% पर एनम एंड 14% पर एनम for 6 year, 5 year and 2 years respectively. If the amount received from each of them is a 6400, find the value of P. ठीक है, ये अमाउंट दिया हुआ है 6400, P को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 3 अलग अलग लोगों को दिया गया। पहले वाले को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, दूसरे वाले को 20 पर, तीसरे वाले को 14 पर। यहां पर टाइम 6 ईयर था, 5 ईयर था, यहां पर टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। अमाउंट टोटल कितना है हमारे पास, 6400 है। ठीक है, देखो यार, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है और ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है, पहले वाले पार्ट का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे पास, 10% है। दूसरे वाले पार्ट का कितना है, 20% है। और तीसरे वाले पार्ट का कितना है, 14% है। पहले वाले पार्ट का टाइम कितना है, 6 ईयर है। दूसरे वाले पार्ट का 5 ईयर है। तीसरे वाले पार्ट का टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। ठीक है, अमाउंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें बोला जा रहा है इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईच ऑफ देम इज 6400। ये अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पता है ना अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है बच्चे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का सम क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, क्या हमें प्रिंसिपल मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, परसेंटेजेस यहां पर बड़ी इजी परसेंटेजेस हैं जो रेट की परसेंटेजेस है। 10% है, यहां पर 20% है, यहां पर 14% है। ठीक है, पी को हम लोगों ने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट कितना था अपने को मालूम नहीं है, मैंने इसको लेट कर लिया 100x। मान लो पहला पार्ट हमारा 100x है, दूसरा पार्ट हमारा 100y है और तीसरा पार्ट हमारा 100z है। आपके मन में बहुत सारी मतलब दिक्कत आनी शुरू हो गई होंगी। अब 100x क्यों माना, हमने तो p को सीधा xyz मान लिया था, सर ने 100 क्यों इंट्रोड्यूस किया इनके साथ? हो सकता है आपके मन में इस तरह की चीजें आने लगी हो। उसके पीछे लॉजिक ये है, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी यहां से। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखो, अगर ये हमारे प्रिंसिपल है तीनों के तीनों, पहला पार्ट 100x प्रिंसिपल है, दूसरा पार्ट 100y है और तीसरा पार्ट कितना है, 100z है। यहां पर हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 10% है, यहां पर 20% है, यहां पर 14% है। यहां पर टाइम हमारा 6 ईयर है, 5 ईयर है, 2 ईयर्स है। ठीक है, अब यहां पे देखो अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जरा देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% इंटरेस्ट मिला 6 साल तक, तो 1 साल का 10%, 6 साल का 60%। इसका 60% कितना होगा जी, इसका 60% कितना होगा, 60x होगा ना। इसका 60% कितना होगा, 60x होगा। सेकंड वाले केस में हर साल 20% इंटरेस्ट मिला 5 इयर्स तक,
1 साल का इंटरेस्ट 20% है, 5 ईयर्स का कितना होगा 100% होगा। तो 100y का 100% कितना होता है, 100y का 100% कितना होगा 100y होगा, क्योंकि पूरा 100% इंटरेस्ट मिला है। ये हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं यहां पर। तीसरे वाले केस में हमें 1 साल का 14% इंटरेस्ट मिलता है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा अपने को 28%। प्रिंसिपल कितना है 100z, तो 100z का 28% कितना होगा 28z होगा क्या, बताइए जल्दी से। 100z का 28% कितना होगा 28z होगा क्या। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हमें बोला जा रहा है अमाउंट 6400 है तीनों पार्ट से। इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईच ऑफ देम, इन तीनों से जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना हुआ 6400। पहले वाले से भी 6400, दूसरे वाले से भी 6400, तीसरे वाले से भी 6400। अमाउंट फ्रॉम ईच ऑफ देम है ये, ईच ऑफ देम, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रिंसिपल हमारा 100x है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 60x है, तो यहां से हमारा अमाउंट कितना आएगा बच्चे 100x प्लस 60x। पहले पार्ट से हमारा अमाउंट कितना आ रहा है 160x, ये हमारा अमाउंट है। हमारा प्रिंसिपल 100y है, सिंपल इंटरेस्ट भी 100y है, तो कितना हो जाएगा 200y हो जाएगा। प्रिंसिपल 100z है, सिंपल इंटरेस्ट 28z है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 128z हो जाएगा। यहां तक की बातें भी आई थिंक आप लोग क्लियर होंगी। अब इन तीनों का वैल्यू 6400 के बराबर है। 160x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6400, 200y का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 6400, 128z का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 6400। यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही x का वैल्यू आएगा ना, फिर 100x 100y 100z का वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और बच्चे p का जो वैल्यू है वो कितना मैं आप लोगों को बता देता हूं। द वैल्यू ऑफ p इज 100x प्लस 100y प्लस 100z। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ये हमारे पास p का वैल्यू है 100x प्लस 100y प्लस 100z, ठीक है। तो 100 हम कॉमन भी ले सकते हैं यहां से, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं यहां से 100 कॉमन भी ले सकता हूं। अंदर कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो नाउ मुझे सबसे जरूरत किसकी है x y z की इंडिविजुअल वैल्यू की, और वही मैं निकालने वाला हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा बट इजीली निकल जाएगा। बच्चों पहला 160x का वैल्यू 6400 के बराबर है। यदि 160x 6400 के बराबर है तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 16 4 होता है, तो x का वैल्यू कितना आया 40 आया। क्लियर है, यस। फिर 200y भी किसके बराबर है 6400 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, 2 से उड़ेगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया। ये भी सॉर्टेड है। 128z का वैल्यू कितना है 6400 है, ठीक है। 16 से उड़ाओ, यहां पर 8 टाइम्स, यहां पर 4 टाइम्स, तो z का वैल्यू आ जाएगा 400/8 50। z का वैल्यू 50 आ गया। तो p का वैल्यू 100, x प्लस वाई प्लस जेड है 100, x कितना है 40, y कितना है 32 और z कितना है 50। तो 50 प्लस 40 90, 122 इंटू 100। सो द वैल्यू ऑफ p इज 100 इंटू 122। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12200। ये p का वैल्यू था। इसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमारे पास 4000 था, दूसरा पार्ट 3200 था, तीसरा पार्ट 5000 था, ठीक है। फिर इस तरह से इसने, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ी। कैट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन टीटा की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। कैट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा टीटा की फॉर्म में इजीली आ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं बता रहा हूं आपको, ये इस लेवल का क्वेश्चन है। आपको समझना चाहिए कि क्या इसमें बोला गया था। कभी भी अगर आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हो, ठीक है, कभी भी अगर आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले देखो हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, तब आप उसको सॉल्व करके सही आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे यहां पर फ्रॉम ईच ऑफ देम, हर एक से हमें 6400 रुपए अमाउंट मिला, तो इसलिए हर एक के अमाउंट को मैंने 6400 से कंपेयर किया। इसको भी 6400 के इक्वेट किया, इसको भी 6400 से इक्वेट किया, इसको भी 6400 से इक्वेट किया। लास्ट में हमारा आंसर इसलिए आ गया, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। कैट जैसे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी आती है बट क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप लोग समझ पाओगे। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। देखते हैं जरा।
Raj borrowed 15,000 from Mohan at the rate of 15% per annum under simple interest for 3 years. राज ने मोहन से 15,000 रुपीज लिए 3 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15%। ये रहे वो 15,000 रुपए जो राज ने लिए थे मोहन से, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15%। राज लेंड सम पार्ट, इसने इसमें से कुछ पार्ट लैंड सम पार्ट एट 20% पर एनम, इसने कुछ पार्ट इसमें 20% पर एनम पर इन्वेस्ट कर दिया एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। यहां पर भी टाइम 3 इयर्स है, यहां पर भी टाइम 3 इयर्स है। एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, और रिमेनिंग पार्ट उसने 12% पर इन्वेस्ट कर दिया। लिया कितने पर था 15% पर। यहां पर भी टाइम हमारा कितना था 3 इयर्स, यहां पर भी हमारा टाइम कितना है 3 इयर्स, और यहां पर भी हमारा टाइम कितना है 3 इयर्स। ये बात समझ में आ गई। तीनों केसेस में हमारा टाइम क्या है सेम है। अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राज ऑन द मनी लेंट, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राज ऑन द मनी लेंट, जो उसने मनी लेंट किया था वहां से जो उसको इंटरेस्ट मिला, वहां से जो उसको इंटरेस्ट मिला इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेबल, जो उसने पे किया है। इन दोनों से जो उसको इंटरेस्ट मिला वही इंटरेस्ट राज ने पे किया है। इन दोनों पार्ट से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिला होगा ना, ठीक है। मान लो ये वाला पार्ट अगर x है, ये वाला पार्ट अगर y है, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि x प्लस वाई 15,000 के बराबर है। ये तो दिया हुआ है क्योंकि 15,000 को डिवाइड किया है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास, p रेट 20 है, टाइम 3 है, डिवाइड बाय 100। वहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा y 12 3 बाय 100। और ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, किसके बराबर है 15,000 पर 15% के हिसाब से 3 साल तक 45% इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज नथिंग 45% ऑफ 15,000। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इनको सॉल्व कर लोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। ये ट्रेडिशनल वे, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को कभी ऐसे नहीं करूंगा, पता है तुम्हें, मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे 2-3 चीजें बहुत सेम दिखाई दे रही हैं। टोटल इंटरेस्ट उसको 15% देना है, टोटल इंटरेस्ट को 15% देना है वो कुछ अमाउंट है, जितना भी है कुछ पैसा है जो उसको देना है। फिर उसने ये 15,000 जो 15% पर एनम के हिसाब से लिया था 3 साल तक, इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट 20% पर, दूसरा पार्ट 12% पर। पहला पार्ट कितने पर है 20% पर है, दूसरा पार्ट कितने पर है 12% पर है। टाइम यहां पर भी 3 इयर्स है, टाइम यहां पर भी 3 इयर्स है। और यहां पर जो इंटरेस्ट है, इन दोनों पार्ट से जो इंटरेस्ट है वो क्या है सेम है। तो क्यों ना मैं एलिगेशन लगा दूं, क्यों ना मैं एलिगेशन लगा दूं। मतलब पहले वाले पार्ट को 20% पर इन्वेस्ट किया, दूसरे वाले पार्ट को 12% पर इन्वेस्ट किया। इन दोनों पार्ट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही अगर हम पूरे को 15% पर इन्वेस्ट कर देंगे उस इंटरेस्ट के बराबर है। तो यहां पे देखो इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 5 आएगा, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा। तो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को उसने 3:5 के रेशो में इन्वेस्ट किया था। पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को उसने 3:5 के रेशो में क्या किया था इन्वेस्ट किया था। देखो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट को उसने 3:5 के में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अगर पहला पार्ट हमारा 3 है और दूसरा पार्ट हमारा 5 है, अगर पहला पार्ट हमारा 3 है और दूसरा पार्ट हमारा 5 है, तो टोटल कितना है जल्दी से बताओ, टोटल कितना है, टोटल कितना है हमारे पास 15,000 है। तो रेशो के अकॉर्डिंग पहला पार्ट 3 आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है। रेशो में सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। रेशो में जो हमारा सम 8 आने लग रहा है ना, रेशो में जो हमारा सम 8 आने लग रहा है बच्चे, ठीक है। हाँ, रेशो का जो सम है 8 वो एक्चुअल में कितना है 15,000 के बराबर है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 8, इससे इसको उड़ाओगे 125 आएगा। तो रेशो के 1 का वैल्यू आ रहा है 15 इंटू 125 आने लग रहा है। हमसे कौन सा पूछा है, जो उसने 20% पर इन्वेस्ट किया था। 20% पर कितना किया था 3, रेशो में उसका वैल्यू 3 है। तो रेशो के 1 का वैल्यू इतना है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 15 इंटू 125 इंटू 3। तो 125 इंटू 3 कितना होता है 375 इंटू 15 कर लेना, जो भी आएगा वही हमारा आंसर है, जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। बताइए जरा, यहां तक की बात भी आप लोगों को आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रेडिशनल वे है। 15,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट y। x पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है, टाइम कितना है 3 इयर्स है। y पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, टाइम हमारा कितना है, यहां पर भी 3 इयर्स है। यहां पर भी टाइम हमारा 3 इयर्स था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा
15,000 का 45%, क्योंकि एक साल का 15% है, 3 साल का 45%। तो 45% ऑफ 15,000 इज द इंटरेस्ट जो उसको आगे पे करना है। इसने इस पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्स और वाई। इसको 20% इंटरेस्ट पर दिया 3 साल के लिए, इसको 12% इंटरेस्ट पर दिया 3 साल के लिए। ठीक है, तो यहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? PRT बाय 100, PRT बाय 100 ये इंटरेस्ट किसके बराबर है? जितना उसको आगे देना है। कितना देना है? 45% ऑफ 15,000। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 15,000। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लोगे, ये ट्रेडिशनल वे है। वेस्टेज ऑफ टाइम, ये टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, यहां से वही आंसर्स आएंगे निकल के। और कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट जानता है, लॉजिक लगाना जानता है, तो वो लगाएगा इसमें एलिगेशन कि भैया हम तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट को 12% पर इन्वेस्ट किया, दूसरे पार्ट को पहले पार्ट को 20 पर, दूसरे को 12 पर। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 15%। तो यहां से हमारा रेशो आ गया, पहला और दूसरे पार्ट का रेशो 3:5 आ गया। तो रेशो में उनका सम 8 आया, एक्चुअल में सम 15,000 है। तो रेशो का 15,000, रेशो का 1 इतना, रेशो का 1 इतना है, तो 3 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, चलिए जी 23rd क्वेश्चन देखो जरा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो। चिंटू लेंड्स रुपीज A, रुपीज B, रुपीज 2 to 3 of his friends at 6% per annum in simple interest. The interest amount paid by the first, second and the third friend at the end of the second year, 5th year and 7th year respectively are equal. The interest amount, interest जो पैसा है, interest का जो पैसा है, ठीक है, जो पहले, दूसरे, तीसरे फ्रेंड ने, पहले वाले ने 2 साल बाद, दूसरे वाले ने 5वें साल बाद, तीसरे वाले ने 7वें साल बाद जो पे किया वो इक्वल था। ठीक है, तो पहले वाला फ्रेंड कौन है? A। ठीक है, पहले वाले को A रुपीज दिए उसने। ठीक है, हाँ, पहले वाले को चिंटू ने रुपीज A दिया, दूसरे वाले को उसने रुपीज B दिया, तीसरे वाले को उसने रुपीज C दिया। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था। बट पहले वाले का टाइम कितना था? 2 इयर्स, दूसरे वाले का टाइम कितना था? 5 ईयर, तीसरे वाले का टाइम कितना था? 7 ईयर। ये तो तीनों का प्रिंसिपल है, ये तीनों का रेट है और ये तीनों का टाइम है। यहां तक की बातें क्लियर हैं? ठीक है, ये तीनों का प्रिंसिपल है, ये तीनों का रेट है, तीनों का टाइम है। और ये जो इनका सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना तीनों का, पहले वाले का 2 साल का, दूसरे वाले का 5 साल का, तीसरे वाले का 7 साल का, इन तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है। देखो पहली बात तो ये, कल को ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराया था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, जब इनके इंटरेस्ट अलग अलग थे, जो मेरा आई थिंक 20th या 19 कोई क्वेश्चन था जिसमें रेशो बताना था अपने को, मुझे तो 20th याद आ रहा है। तो ये रेट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी तो रेट सेम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन तीनों को उल्टा करके आंसर आ जाएगा, मतलब 7, 5 इनका एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। तो कितना आ रहा है? हाँ, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके, नॉट अ बिग डील। बट यहां से निकाल लेते हैं प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? A इंटू 6 इंटू 2 बाय 100। यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? B इंटू 6 इंटू 5 बाय 100। यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? C इंटू 6 इंटू 7 बाय 100। तो ये हमारा पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट है, पहले वाले केस से, ये दूसरे वाले फ्रेंड से, ये तीसरे वाले फ्रेंड से, ये तीनों इक्वल दिए हुए थे, आर इक्वल। तो इन दोनों को पहले इक्वेट करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करो। यहां से A और B का रेशो आ जाएगा, इक्वेट करोगे तो 100 से 100, 6 से 6। तो यहां से A और B का रेशो कितना आ जाएगा? यहां से A और B का रेशो कितना आ जाएगा? 5/2। यहां से A और B का रेशो आ जाएगा 5/2। समझ में आ गई? अब इन दोनों को इक्वेट करो तो 100 से 100, 6 से 6। तो यहां से B और C का रेशो आ जाएगा हमारे पास, यहां से B और C का रेशो आ जाएगा 7/5। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? ये बात भी आपको समझ में आ गई। B यहां पर 2 है, यहां पर 7 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स इट। ठीक है भाई, आएगा ना 100 से 100, 6 से 6, तो 7/5 आएगा। यस, 100 से 100, 6 से 6, 5/2 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमसे ये पूछा गया, ABC का रेशो पूछा था हमसे। ठीक है, तो ये 35, यहां पर 14, यहां पर भी 14, ये 10। तो ABC का रेशो कितना आ रहा है? 35 रेशो 14 रेशो 10। 35 रेशो 14 रेशो 10 is the answer. 35 रेशो 14 रेशो 10 is the answer to this question. मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। रुपीज A इन्वेस्ट किया, रुपीज B इन्वेस्ट किया, रुपीज C इन्वेस्ट किया, ये तीनों का प्रिंसिपल है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना था? 6%, इसका भी 6%, इसका भी 6%।
इसको 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। इसका टाइम पीरियड 2 साल था, इसका टाइम पीरियड 5 साल था, इसका टाइम पीरियड 7 साल था। हमें पता है देखो तीनों का रेट सेम है, अगर तीनों का रेट सेम है तो तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर तीनों का रेट सेम है और आपको बताना है कि उनके एबीसी का रेशो कितना आएगा, आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। 2, 5, 7, 2, 5, 7 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। 2, 5, 7 का जो एलसीएम आएगा वो 70 आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिसे 70 बन जाए, 35 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिसे 70 बन जाए, 14 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिसे 70 बन जाए, 10 से। तो 35, 14, 10 इज द रेशो ऑफ एबीसी। 35 रेशो 14 रेशो 10 इज द रेशो ऑफ एबीसी। ये एबीसी का रेशो है। बट ये मेथड आपको कब लगाना है, जब तीनों का रेट सेम है, जब तीनों का रेट सेम है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है तीनों का टाइम पीरियड सेम दे दे, रेट अलग अलग दे दे, तब भी मेथड वैलिड है। तब आप रेट का तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। और यही काम हम लोगों ने यहां पर किया है, बस इसको लिख के 2-3 स्टेप्स बाद किया है। वहां पर हमारे 2-3 स्टेप्स लग गए, काम हमने वही किया है, लेकिन ठीक है, समझ में आ गई बात। 35, 14, 10 इज द रेशो। दूसरी बात यहां पर जो हमें एक चीज और सीखनी है वो ये है, ठीक है, ये चीजें ना प्रैक्टिस से आएंगी। कब क्या लगना है, जब आपको लग जाएगा, मान लो सिंपल इंटरेस्ट है, आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो कुछ चीजें आपके मन में सेट हो जाएंगी। अबे यार हर बार ये स्टेप करने से अच्छा ऐसे ही कर लो। ये क्वेश्चंस देखने के बाद ना आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही काम चल रहा है, ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरली घुसा लो, ठीक है। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। ये तीनों क्वेश्चन थे। वीडियो में प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करते टाइम ये सोचना है कि मुझे रेस में सबसे ज्यादा आगे रहना है, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन किसी ने ना प्रैक्टिस कर रहा हूं। जिस दिन आपको ये वाली फील आएगी उसी दिन आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।